आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं इस किताब सेपियंस के बारे में। सबसे पहले तो हमने जिस शैतान से अभी पनाह मांगी और जिस अल्लाह के नाम से हमने शुरुआत की, माशाल्लाह से हमारा राइटर दोनों में यकीन नहीं रखता, ना ये शैतान को मानता है और ना ही जो है वो अल्लाह को। ही इज़ बेसिकली ईथीस्ट। ईथीस्ट का मतलब ये होता है कि जो अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। जिस राइटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक़ इसराइल से भी है। उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है कि वो गे है। उसके अलावा वो पढ़ा लिखा आदमी भी है, साइंस में भी बिलीव रखता है, किसी मज़हब में भी नहीं मानता। उसके अलावा पॉलिटिकली भी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ रखता है। सो ऐसे बंदे को क्या हमें पढ़ना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली पढ़ना तो हमें किसी को भी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला हमें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट के व्हाट डज़ द वर्ड सेपियन मीन्स। बुनियादी तौर पे ये किताब जो है ह्यूमन रख देते इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर पहले चैप्टर में ही आपको ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान जो है ये लफ्ज़ बड़ा एक सा लफ्ज़ है। हम अकेले इंसान नहीं हैं। ह्यूमन लफ्ज़ का मतलब जो है वो है इंसान, जबकि हमारा असल नाम और मुकम्मल नाम है कि हम लोग होमो सेपियन है। और होमो सेपियन का मतलब ये है कि अक्लमंद इंसान। सेपियन का मतलब एक्चुअल में द वर्ड सेपियन मीन्स वाइज, अक्लमंद। सो इस कमरे में जो है वो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, मगर जो चीज़ें मुझे सुन नहीं सकती, मुझे तवज्जो से सुन नहीं रही, जितने भी यहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग जो है सेपियंस ही हैं। ऐसा ही है ना? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त, मैं कल दुनिया की आबादी देख रहा था तो 8 अरब हो चुकी है। 8 अरब सेपियंस है दुनिया के अंदर। तो जो इस किताब का मेन मौजू है, टॉपिक है, वो सेपियंस हैं, इंसान नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी इंसान की देके फिर हम शुरू करें। सबसे पहले तो जो है ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। वो सोलर सिस्टम फिर एक गैलेक्सी का हिस्सा है, गैलेक्सी एक यूनिवर्स का हिस्सा है। एंड अल्टीमेटली साइंस कहती है यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट होती है 13.5 अरब साल पहले, 13.5 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स क्रिएट होती है। एक टाइम लाइन है, 13.5 अरब साल पहले यूनिवर्स क्रिएट होती है एक बिग बैंग से। सो एक्चुअली में यूनिवर्स का क्या मतलब है? क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है? कुछ भी क्रिएट नहीं होता, दो चीज़ें क्रिएट होती हैं मेरे साथ, एनर्जी और मास। क्या? मास को और सिंपल कर दो, मैटर। तो एनर्जी और मैटर की क्रिएशन कितनी पुरानी है? 13.5 अरब साल पहले। तो जैसे ही एनर्जी और मैटर क्रिएट हुआ, इसका मतलब है एनर्जी और मैटर के क्रिएशन से ही इज़ मेकिंग के वही फिजिक्स भी जो है शुरू हो। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो कहता है फिजिक्स की शुरुआत हो। अगर 3-4 लाख साल के अंदर वो मैटर और एनर्जी मिलकर जो है वो कन्वर्ट हो गई मॉलिक्यूल्स के अंदर और जो है वो एटम्स के अंदर। और जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्रिएट हुए तो कहता है कि फिर केमिस्ट्री वजूद में आती है, बिकॉज केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। एंड आगे आ जाता है, फिर वो कहता है काफ़ी अरबों साल लगे उस एटम मॉलिक्यूल को एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने में। वो मैं उसमें नहीं जा रहा कि दुनिया कैसे बनी, जो है फिर सोलर सिस्टम्स कैसे बने, बट इस दुनिया के ऊपर जो पहली चीज़ जिसे लिविंग कह सकते हैं, जो जिंदा थी, जिंदा होने के लिए कुछ चीज़ें हैं रिक्वायर्ड उसकी, मतलब जो चीज़ अपने जैसी कॉपीज़ बना सके सर, जो चीज़ सांस लेती हो, जिसे किसी खुराक की ज़रूरत होती हो, इन्हें लिविंग बोलते हैं ग्रोथ के लिए। सो लिविंग थिंग, जो दुनिया की पहली लिविंग थिंग, वो 3.5 अरब साल पहले बनती है। कितनी? 3.5 अरब साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लिविंग थिंग वो क्रिएट होती है। अब वो फर्स्ट लिविंग थिंग जो है वो अगर हम आगे लेकर आए, वो बनते बनते हम सारी स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट करते करते पहुंच जाते हैं पहला इंसान। अच्छा, इंसान जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है ह्यूमन, और ह्यूमन का मतलब है हमारे ख़ानदान के लोग। हम नहीं, इंसान हम नहीं है, सिर्फ हमारा ख़ानदान है इंसान। वी बिलोंग टू अ जीनस कॉल्ड होमो। जो होमो हैं वो इंसान होते हैं, तो हमारे ख़ानदान का नाम इंसान है। तो इंसानों के अंदर जो सबसे पहला इंसान बना वो हम नहीं थे, हम जैसे लोग नहीं थे, वो होमो इरेक्टस थे। और वो बनते हैं आज से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखें कहानी अरबों से जो है फिर कम होकर 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख साल पहले। इट्स वेरी बिग। 25 लाख साल पहले दुनिया का पहला इंसान बना। अब वो कहाँ पे बनता है? अफ्रीका, कॉन्टिनेंट। इंटरेस्टिंग ये बात है कि हम फिर जो हमारी एवोल्यूशन है वो भी अफ्रीका में ही हुई है।
तो हम भी अफ्रीका में ही बने, लेकिन हम बहुत बाद में। तो 25 लाख से हम कट द स्टोरी शॉर्ट, इन 25 लाख सालों के अंदर फिर और बहुत सारी चीज़ें इंसान ने ना, जो आग जलाना हमने नहीं सीखी, आपने और मैंने। सेपियंस ने आग जलाई नहीं है। आग किसने जलाई है? हमारे भाई बंधु, हम जैसे दूसरे इंसान, उन्हें कहते हैं निएंडरटाल्स। निएंडरटाल्स जो थे, पूरा नाम है होमो निएंडरटाल्स। ये कौन है? ये हम जैसे इंसान थे, हम जैसे नहीं, हम थोड़े से फ़र्क था, और उन्होंने आग जलाना सीख ली थी आज से 3 लाख साल पहले। और ये बात याद रहे कि आग जलाने से कोई ख़ास उन्हें पावर ऐसी नहीं मिली थी कि आग हमने सिर्फ जलाई थी जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती, कुछ जंगली जानवरों से हम लड़ पाते थे, वरना जो है वो निएंडरटाल्स जो थे वो वीक थे बहुत। सो इंसान ने आग जला के थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब वो आग भी जो है वो लिमिटेड थी। आग का तो आपको पता है, हम कहेंगे आग बड़ी पावर थी, आग बड़ी पावर क्या, एक हवा से बुझ जाती थी। तो ये कहानी हम इसको और अगर आगे लेके जाएँ तो जो हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने आग जलाना सीखी थी, वो हम तक ट्रांसफ़र हुई। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्लोली एक नस्ल दूसरी नस्ल में कन्वर्ट हो जाती है। एवोल्यूशन के अंदर बात समझिएगा कि सब चीज़ें इवॉल्व होती हैं, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान बनते हैं, फिर एक ख़ानदान के अंदर नस्लें बनती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल बन जाती है। तो वो बहुत तफसील से इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के ऊपर जितना सर्वाइव हमारे रिश्तेदारों ने किया है, दूसरे इंसानों ने किया है, हमने अभी तक उतना नहीं गुजारा किया। मतलब आप सोचें 25 लाख साल से इंसान यहाँ पर है, 25 लाख साल से इंसानों का एक भाई तो है ना जो दुनिया पर है, हमें कितना टाइम हुआ है? अब वो बताता है कि हम जो है वो आते हैं 2 लाख साल पहले। हमारी सारी जो स्टोरी है ना सेपियंस की, कहते हैं सेपियंस की स्टोरी कब शुरू होती है? 2 लाख साल पहले, जब हम इवॉल्व होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे होता है कि हम किसी जो है और स्पीशी से इवॉल्व होकर एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हम होमो सेपियन बोलते हैं। अफ्रीका में हम इवॉल्व हो गए। जो असल कहानी शुरू होती है वो ये कि ये जो सेपियंस थे ये इतने रेलिवेंट हैं ही नहीं, दे आर इररेलेवेंट स्पीशी। आज के वक्त में हम कहते हैं वो ह्यूमंस आर द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। आज इंसान दुनिया का हुक्मरान है, इंसान से ज़्यादा ताकतवर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। हाथियों को हमने जू में बंद किया, शेरों को हम नचाते हैं जूस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम हर तरह के जानवर के ऊपर पकड़ अपनी मजबूत की है। कोई जानवर जिससे आप कहें कि नहीं आज मैं बतौर इंसान जो है मुझे डर लगता है कि ये जो जानवर है ये हमें ओवर रूल कर देगा और हमारे घरों में आके रहने लग जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हमने अपने सारे दुश्मन एलिमिनेट कर दिए। और आपको पता है सबसे पहले हमने कौन एलिमिनेट किया? सबसे पहले हमने किसे पट्टा डाला? अपने रिश्तेदारों को। ये आज तक जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि हाँ चलो देखो ना, बिल्ली के रिश्तेदार मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार कहाँ चले गए? या तो दो चीज़ें हैं, या तो वो हमसे नाराज़ होकर किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे उन्हें मौत आ गई, या तो हमने उन्हें भेज दिया क्योंकि हम अक्लमंद थे। या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है या तो वो खुद मर गए या हमने मार दिया। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सर्वाइवल के लिए तो मारना पड़ेगा ना आपको। आपके घर में चोर घुसता है, आप उसे मार देते हो तो गलत बात है या सही बात है? आपको कोई घर में मारने आ रहा है और आपने उसे मार दिया तो सही किया गलत किया? सही किया ना। तो सवाल यही था, या तो हमारे रिश्तेदार रहेंगे या हम रहेंगे। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमने अपने रिश्तेदार मारे, सर आपको नहीं पता इंसान ने हर जानवर के रिश्तेदार मारे। आगे चैप्टर में बड़ी तफसील से आता है कि इंसान जहाँ कदम रखता था ऐसा क्या मौजज़ा हुआ। साइंस कहती है सर, अब ये ना इसका जवाब नहीं पता किसी को, पर सिचुएशन ये साइंटिफिक प्रूफ्स ये हैं कि देखें, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे आज से 50,000 साल पहले जो है वो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 किस्म के दरख्त हुआ करते थे। कितने किस्म के? 100 किस्म के ऑस्ट्रेलिया में आज से 50,000 साल पहले। लेकिन आज से 50,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो 100 से कम होकर 20 रह गए, 80 ख़त्म हो गए। तो लोग साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि ऐसे क्या इवेंट्स हुए, आज से 50,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो उन्हें पता चला कि बस कुछ नहीं हुआ था, इंसान आया था ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले इंसान ऑस्ट्रेलिया पे, इंसान नहीं सॉरी, ये क्लियर है, फ़र्क रहेगा इसमें। अगर आपने फ़र्क नहीं किया तो कुछ भी नहीं लिया। सो सेपियंस मतलब सर हम लोग। तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो तो पहले से ऑस्ट्रेलिया में थे सर। वो हम कब पहुँचे? आधे से ज़्यादा दरख्तों की नस्लें ख़त्म हो गई, आधे से ज़्यादा जानवरों की नस्लें ख़त्म हो गई। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका नहीं पता, मगर हुआ तभी जब हम पहुँचे। किसी ने कहा इत्तेफाक होगा सर, किसी ने कहा सर ज़लज़ला आ गया होगा। ये असल में ऐसा हुआ कि इंसान भी पहुँचा और ज़लज़ला भी पहुँचा। आप ये समझ रहे हो इंसान की वजह से हुआ, असल में किसकी वजह से हुआ? ज़लज़ले की वजह से। उनका ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सही है ना। फिर न्यूजीलैंड पहुँचे हम 15,000 साल पहले, वहाँ पे भी ये। नॉर्थ अमेरिका पहुँचे 15,000 साल पहले, वहाँ पे आधी नस्लें मर गई। साउथ अमेरिका पहुँचे आज से 13,000 साल पहले, वहाँ 13,000 साल पहले नस्लें ख़त्म हो गई।
वो सब छोड़ें, आज से 2-3 हज़ार साल पहले हम जो है किसी आइलैंड पे पहुंचे। उस आइलैंड पे अलग अलग किस्म की जो है वो स्पीशीज़ आबाद थी। पहले इंसान पहुंचा, स्पीशीज़ जो है वो होने लगी इंडेंजर समझते हैं, ख़त्म होने। जैसे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं दुनिया से, जैसे कि शेर ख़त्म हो रहे हैं, आपको पता हो, लायंस, और क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, राइनासोर्स दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। और जो बच गए उनको भी हमने जू में बंद किया हुआ है कि ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम उन्हें जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात समझे कि ज़ाहिरी तौर पे आप और मुझे पता है कि इंसान जो है वो इन्हें बचा रहा है, ये मर रहे हैं, लेकिन हरारी कहता है कि ये मर क्यों रहे हैं, किसी ने पूछा है? आपको वो जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा। एक सिंपल लॉजिकल जवाब ये होगा कि हमने दरख्त काट दिए, ये किया वो किया। एक्चुअली में हम वो बंदे हैं, मैं आपको बताऊंगा, हमने वो काम किया है जो ह्यूमन हिस्ट्री में, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ था। ह्यूमन करता क्या है, वो एक चेन में घुसता है, उस चेन को डिसरप्ट कर देता है सारी। हम क्या करते हैं, जो हमारे खाने की चीज़ें सिर्फ हम उसे जिंदा रखते हैं, उसे पालते हैं, बाकी सबकी परवाह ही नहीं करते, बाकी मरते तो मरने दो। हम उस चेन को तोड़ देते हैं बीच में से जाके। वो जो दुनिया की एक नेचुरल साइकिल है, इकोलॉजिकल साइकिल, आपको पता है ना कि एक चीज़ दूसरे को खाएगी, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा, तो वो एक साइकिल होता है। इंसान जहाँ पहुँचता है उस साइकिल में बीच में घुसता है और वो कहता है सारे बकरे इधर बाहर निकलो। वो ढूंढता है बकरे, हिरन, जो भी उनके खाने लायक चीज़ें, उनको अलग कर देता है, उनको अलग करके एक जगह पे बंद कर देता है और एक फार्म बना देता है, मुर्गों का फार्म, बकरों का फार्म, ठीक है, और फिश फार्म। वो सोचे मछली कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, बड़ी मछली छोटी को खाती थी, छोटी और छोटी को खाती थी, उससे छोटी दरख्तों के प्लांट्स वगैरह खाती थी। हमने कहा सारी मछली को पकड़ के कहाँ डाल दिया, फार्म में, और उस फार्म के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की उन्हें फीड खिलाते रहे। वैसे वो मछली 2-3 साल जिंदा रहती। हमने क्या किया, हमने उसका बस इतना इंतजार किया कि जैसे ही उसका गोश्त बड़ा हो जाए, जहन बड़ा हो ना हो, ज़िंदगी गुजारे ना गुजारे। सर हरारी ये लिखता है, मैं अभी तक सच्ची मैंने अपनी कोई बात नहीं की, ये बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। आपको लगेगा सर हरारी ऐसे कैसे लिख सकता है हमारी कॉमन बातें, सर उसने ही लिखी हैं, मैं थोड़े और बहुत सिंपल कर रहा हूँ उसको। तो हम बेसिकली जिधर कदम रखते हैं, आप सोचें अगर आपको मुर्गी पकड़ के खानी पड़े जंगल में से, ये ज़्यादा तरक्की है या आपके घर मुर्गियाँ है? तरक्की क्या है? तरक्की तो ये घर मुर्गी भी ना आए, घर खाना पक कर आ जाए, ठीक है ना। आजकल तरक्की का डेफिनेशन ये है, वो तरक्की में ये कहते हैं कि अगर औरतों को घर में काम करना पड़ रहा है और मर्द काम नहीं कर रहे तो ये तरक्की याफ्ता सोसाइटी नहीं है। लेकिन हरारी कह रहा है ये तरक्की याफ्ता सोसाइटी नहीं है, कि वो जालिम सोसाइटी है जो पूरे इकोलॉजी को डिसरप्ट कर दे रही है। आपके आराम के चक्कर में आपने दुनिया से आधी नस्लें शॉर्ट कर दी, और वो पूरे साइंटिफिक उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इससे ना थोड़ा हम और आगे चलते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। हम लोग पहुँचे थे इंसान के इवॉल्व होने पर। होमो सैपियन कब इवॉल्व हुआ? 2 लाख साल पहले। वेरी गुड। अब हज़ारों साल इंसान जो है एक इररेलेवेंट स्पीशी रहा। इररेलेवेंट स्पीशी का मतलब है कि कोई ख़ास उसकी अहमियत नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं समझिएगा कि अब कोई इंसान के पास कोई सुपर पावर थी। ये जो मैं आपको सारी स्टोरी बता के आया हूँ ना, ये बात के इंसानों ने किया है। 2 लाख साल पहले इंसान इररेलेवेंट है, बिल्कुल इररेलेवेंट। जैसे आप जानवरों को देखते हैं, कोई परिंदा है, कोई मोर है, कोई मछली है, कोई जंगली जानवर है, कोई सांप है, कोई भी, जैसे उनकी ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी में, तो कहते हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। तो इंसान अपनी मस्ती में और जानवर अपनी मस्ती में। जो ताकतवर था उसका इम्पैक्ट था और इंसान ताकतवर नहीं था, इसीलिए वो कहता है ह्यूमन इररेलेवेंट स्पीशी। और ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या हुआ कि हम लोग सेपियंस आगे निकल गए निएंडरथाल से, होमो इरेक्टस से, होमो फिलैनेंसिस, देयर आर डिफरेंट, वो बहुत सारे हमारे और भाई थे या और बहुत सारी सर स्पीशीज़ थी, उनसे हम आगे कैसे निकले, सवाल ये है सर। और या जो है आपको पता है आज के वक्त में हु इज़ द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कौन हुक्मरान है स्पीशीज़ के हवाले से? कौन सी नस्ल है, कौन सी जो है वो लिविंग थिंग है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है? आंसर लाउड एंड क्लियर, सेपियंस। वाई? जबकि मैं बोल रहा हूँ 2 लाख साल पहले हम भी वैसे ही इवॉल्व हुए जैसे वो इवॉल्व। हमने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो उन्होंने किया? अब सिर्फ दुनिया की नहीं, हमारी औकात इतनी हो गई, हम मार्स पे भी जाके कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस प्लेनेट पे भी कब्जा करेंगे। तो सवाल ये है कि वाई ह्यूमंस आर सुपीरियर? दुनिया के अंदर 1 करोड़ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ह्यूमंस ने ऐसा क्या डिफरेंट कर दिया? अकॉर्डिंग टू दिस बुक आज से 70,000 साल पहले वो मैजिक हुआ। हम 1,30,000 साल तक इररेलेवेंट थे, ऐसे ही हम भी एक जिंदा जानदार थे जैसे दूसरे, जैसे चिंपैंजी है, जैसे बंदर है, जैसे सांप है।
वैसे ही हम भी थे। आज से एग्जैक्टली 70,000 साल पहले अकॉर्डिंग टू हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता है, ज़हनी इनकलाब। एंड कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कॉग्निटिव ये लफ्ज़ का मतलब है जहन, माइंड। माइंड में ऐसा क्या रेवोल्यूशन है? कोई ख़ास ऐसा रेवोल्यूशन नहीं है। सिंपली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि हमने इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा काम किया जो दूसरे कर तो रहे थे लेकिन हमने उनसे अच्छा किया। क्या काम किया? इंसानों ने सर आज से 70,000 साल पहले कॉपरेट करना शुरू कर दिया, मिलकर काम। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि कॉपरेशन क्या और नहीं करते थे सर? आपने कभी देखा है चोटियों को? देखा है कितनी कतारों के कतार में, कितने डिसिप्लिन के अंदर दे वर्क। कभी आपने उसको देखा है मधुमक्खी का छत्ता बनाती हैं मक्खियाँ? कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं जो मिलकर छत्ता बनाती हैं। सिमिलरली चिंपैंजी के अंदर भी ये होता है कि वो क्या करते हैं, अल्फ़ा मेल चुनते हैं। अल्फ़ा मेल जो है वो कहते हैं कि वो जो है एक बड़ा अपना चुनते हैं और उस बड़े के अंडर जो है वो सारे यूनाइटेड होकर कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो कॉपरेट तो और ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। व्हाट सेपियंस डिड डिफरेंट। अच्छा, ये हमारे भाई बंधु भी करते थे जो नियांडरथैल्स थे। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज के वक्त में जिंदा नहीं है, लेकिन जब 70,000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं तो 70,000 साल पहले सेपियंस आर नॉट ओनली ह्यूमंस। सिर्फ सेपियंस इंसान नहीं है, साथ और भी इंसान है, लेकिन वो लोग भी ये काम कर रहे हैं, सारे लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, सेपियंस भी कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सर हरारी के मुताबिक कोई भी कॉरपोरेशन जो थी वो मैक्सिमम 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं थी, 100 बंदों से ज़्यादा, 100 ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा नहीं थी। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंदर मिलकर काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 100-150 चूटियाँ जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर जब इंसान है और दूसरे जानवर है, फ़र्क ये है कि हम लोगों ने कॉपरेशन करना शुरू कर दी मिलियंस में। आप बताएं कि क्या इंसान कितने लेवल पे हम कॉपरेट कर सकते हैं? इस कमरे में इस वक्त 40 लोग बैठे हैं, 40 तो जानवर भी कर सकते हैं कॉपरेट। फ़र्क क्या है सर? 40 जानवर कॉपरेट कर सकते हैं, लेकिन 40,000 लोग। कभी आपने सोचा हो कि मतलब सर इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली जो मैच हुआ लास्ट, उसके अंदर अटेंडेंस थी 90,000 इंसान बैठ के क्या कर रहे थे? क्रिकेट देख रहे थे। 90,000 बंदर बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं? इमेजिन करें क्या करेंगे वो। इसी तरह से सोचे कि उधर और कोई जानवर अगर हम 10, लेकिन इंसान जो है सर वो 90,000 खामोशी से बैठे, खामोशी से तो नहीं बैठे, शोर मचा रहे थे, मगर दे इंजॉयड द गेम ऑफ क्रिकेट, और उनके होते हुए क्रिकेट हो भी गई। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये मैजिक हुआ कैसे? इंसान ने इतने बड़े लेवल पे कॉपरेट करना कैसे शुरू कर दिया? पाकिस्तान की आर्मी कितनी है? पाकिस्तान की कोई 7 लाख के करीब आर्मी है। 7 लाख के करीब हमारी जो आर्मी है दैट इज़ अ कॉपरेशन। ये 7 लाख लोग, अगर आप देखें एक बटालियन जो है हमारी, उसके नीचे कितने सारे सोल्जर्स होते हैं, या एक जो कोर कमांडर होता है उसके नीचे कितने सोल्जर्स होते हैं जो उसे रिपोर्ट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे हज़ारों लोग जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं। अब आप सोचें जहाज़ के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं? मिनिमम 150, मैक्सिमम 400-500, बड़े जहाज़ छोटे जहाज़, 400 लोग एक जहाज़ में बैठे हैं खामोशी से। सोचे कि 400 बंदर बैठे हों, चाहे इंसान ही पायलट बैठा हो, वो कहेंगे नहीं, वो दे डोंट ट्रस्ट। वो आपस में भी ट्रस्ट नहीं करते, वो पायलट पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये कौन है? चिंपैंजी की बात यह है कि वो 100 लोग काम तो करते हैं साथ में, लेकिन वो 100 लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ज़्यादातर ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। रिलेशनशिप वो ट्रस्ट ही नहीं करते अननोन बंदे पे। इंसान ही ऐसा आदमी है जो किसी अननोन के ऊपर जो है इतना ट्रस्ट कर लेता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है कि वो जो है पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता है। एक्चुअल पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने ऐसा ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाया। आप लोग बस में बैठे होते हैं, कोई भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोई तो बंदा जानता भी नहीं है कि बस ड्राइव कौन कर रहा है, लेकिन हमें ट्रस्ट होता है उसके ऊपर कि ये ड्राइवर जो है शराब पी के नहीं आया, ये ड्राइवर जो है वो ड्राइवर है, प्रॉपर उसको ड्राइविंग आती है। होता है ना सर ट्रस्ट? ट्रस्ट के बगैर हो सकता है कोई काम? आप कराची पहुंच सकते हैं अगर आप किसी ड्राइवर पे ट्रस्ट ना करें, कोच ड्राइवर पे अगर आपको ट्रस्ट ना हो, आप कराची पहुंचेंगे? ट्रस्ट खत्म हो गया, बात खत्म। सो इंसान ने सवाल सर वहीं पर है सर कि हमने इतने लेवल पे कॉपरेट कर कैसे लिया। आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपने सुना है कि सर जो है ना अभी जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता है, ये वेकेशन पे पाकिस्तान आया हुआ है। सिर्फ सेपियंस ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वेकेशन पे यूरोप जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, दे कॉल इट एक्सपीरियंस। ओके, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊंगी, जो सारी बात है ये भी अभी चंद इसको साल गुजरे हैं तब से स्टार्ट हुई है, वरना कभी जो है वो किसी फ़िरौन ने ये नहीं कहा होगा कि आओ जो है हम जो है वो यूरोप का ठंडा मौसम घूमने चलते हैं। आप और मेरे जैसे हकीर लोग लंदन घूम के आ सकते हैं, अकबर बादशाह लंदन घूमने नहीं गया बिकॉज उसे ज़रूरत ही नहीं थी। टेक्निकली आपको और मुझे भी ज़रूरत तो नहीं है।
और क्या रीज़न है कि हम लोग यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन वाले लोगों से भी कॉपरेट करने लगते हैं। सो ये किसी और स्पीशी के अंदर नहीं हो रहा था। एक्चुअल में उसका आंसर ये है कि हमारी कॉपरेशन इसलिए थी क्योंकि हमारे पास एक सुपर पावर है जो किसी के पास नहीं है, दैट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में तसव्वुर करना, हम वो चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं जो है ही नहीं। अच्छा, अब ये अब सख्त जुमलों की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा, इंसान वो चीज़ें सोच सकता है जो है ही नहीं। कौन कौन सी चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये भी नहीं है, ये तो है। मिसाल के तौर पे योर नेम, आपका नाम, इज इट अ रियलिटी? जो नाम है वो बेसिकली एक इमेजिनेशन ही है जो हमने क्रिएट की है चीज़। आगे सोचे, नेशनलिज्म, मुल्क हमने इमेजिन किए हैं, नज़र नहीं आते। अब आप सोचे ना कि किसी बंदे ने हमें जो है वो एक कहानी सुना दी जो उसने इमेजिन की थी, हमने उसकी कहानी पे यकीन करके मिल के काम करना शुरू कर दिया। हरारी ये कहता है, अब सख्त जुमला बोल रहा हूँ, हरारी ये कहता है कि हमने वो चीज़ें इमेजिन कर ली जो चीज़ नज़र ही नहीं आती। आप बोलते हैं ना कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, किसी बंदे पे जुल्म ना करो, किसी बंदे का घर मत छीनो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। व्हाट इज़ दिस ह्यूमन राइट्स? कभी आप निकलें गली में और जो भी पहला जानवर मिले उससे पूछें ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर वो ह्यूमन नहीं है, उसे क्या पता होगा, उससे एनिमल राइट्स पूछ लें, उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट। जानवर जो है, अच्छा वो अकॉर्डिंग टू हरारी 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं सब्जेक्टिव चीज़ें, एक होती हैं ऑब्जेक्टिव चीज़ें, और दूसरी होती है पोस्ट सब्जेक्टिव चीज़ें। तो वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव चीज़ जो है वो है जो दुनिया में नज़र आ रही है, दैट्स रियलिटी। मिसाल के तौर पे आप जो हैं, आपकी जो बॉडी है, आपका दिल जो है, हम कहते हैं हमने ना ऐसी चीज़ें लोगों को इमेजिन करवाई कि ये चीज़ है जो चीज़ है ही नहीं, या जो चीज़ नज़र नहीं आ रही एक्चुअली, सिर्फ और सिर्फ हमने उसको क्या किया है, इमेजिन किया है। मिसाल के तौर पे जब हम आपको नोट निकाल के देते हैं ना पैसा, तो हम आपको इमेजिन कराते हैं कि ये देखो ये जो है 1000 रुपया है, इसकी वैल्यू है। इसीलिए आप देखें कि वो कोई भी जानवर दुनिया का वो 1000 रुपये का नोट लेके आपको कुछ भी नहीं देगा उसके बदले में। किसी शेर से आप जाके 1000 रुपये दें, बोले उसको कि यार मुझे अपना तुम शिकार दे दो, ये मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ, उसके लिए वो 1000 कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि जो हमने इमेजिन किया हुआ है उस 1000 के बारे में वो उसने इमेजिनेशन की पावर मैं बताऊँ क्या है। इमेजिनेशन का ये मतलब नहीं है, आपको सब्जेक्टिव बताई थी बात मैंने, जो चीज़ ऑब्जेक्टिव वो जो रियलिटी वो सब्जेक्टिव, वो जो चीज़ एक बंदा परसीव करे इमेजिनेशन में, इमेजिन करे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को भूत नज़र आते हैं, ये भी कोई पावर नहीं है। बाकी पोस्ट सब्जेक्टिव जो बात है वो ये है कि एक इंसान जो है वो ऐसी चीज़ इमेजिन करने लगे जो है नहीं, लेकिन वही चीज़ दूसरा भी इमेजिन करता है, और पूरा बहुत सारे लोग वो चीज़ इमेजिन करते हैं। जो मैं सोचता हूँ अगर सारे वही सोचते हैं तो फिर वो चीज़ हम उसको ऐसे मानने लगते हैं जैसे वो है। मिसाल के तौर पे देखिए, जो डॉलर है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जितने भी सेपियंस हैं ना, उन सब ने एक ही चीज़ इमेजिन कर ली है कि डॉलर हैज़ अ वैल्यू। इसको मैं आपको सिंपल बताऊं, इसके लिए अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टोरी, मिथ। मिथ मतलब जो स्टोरी हकीकत में नहीं है, जो चीज़ हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हो। जैसे मुल्क, आपको किसी ने बेच दिया कि पाकिस्तान है, बस कहाँ है पाकिस्तान भाई, कौन है पाकिस्तान? ये हरारी कहता है कि इंसानों ने एक्चुअल में कॉपरेट इसी बुनियाद पे किया जब उन्हें किसी ने स्टोरी सुनाई। और स्टोरी किसने सुनाई? क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया, समवन टोल्ड देम अ स्टोरी। आज भी अगर मैं आप लोगों से काम करवाना चाहता हूँ ना, मैं आऊँगा, आपको एक कहानी बताऊँगा, आई केम हियर एंड आई विल से कि मुल्क में बड़ा जुल्म है, हमें मिल के इस जुल्म को मिटाना है। कोर्टों के अंदर जो है वो लोगों की इज़्ज़तें नीलाम हो रही हैं। आई एम सेलिंग स्टोरी, मैं पूरी एक स्टोरी बिल्ड करूँगा, और स्टोरी को बिल्ड करने के बाद जो है फिर आप लोगों को कहूँगा आओ मिल के काम करते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स चेंज इट। अब ना हम आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसे बोलते हैं कॉग्निटिव। जब दिमाग का इस्तेमाल शुरू किया, हमने ऐसा दिमाग का इस्तेमाल किया किसी ने नहीं किया था। हमने क्या क्या नहीं बनाया, एक अगर आप इसमें माइंड में लिस्ट लगाएं, हमने ज़ातें बनाई, हमने क्लास सिस्टम बना दिया। कोई चीज़ क्या वाकई वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है किसी कास्ट की, किसी मुल्क की,
किसी ह्यूमन राइट्स की, इवन लॉ एग्जिस्ट करता है, किसी को लॉ नजर आया आज तक? बस लोगों को एक स्टोरी बेच दी। सेपियंस जो है उनकी ये क्वालिटी है कि वो कोलैबोरेट ही तब करते हैं जब वो किसी चीज़ पे कलेक्टिवली बिलीव करने लगते हैं। जितनी आपकी स्टोरी बिकेगी उतने लोग ज़्यादा आएंगे। आप सोचें, दुनिया के अंदर एक दफ़ा एक कहानी आई कम्युनिज्म, वो इतनी बिकी कि जो है वो कोल्ड वॉर ही छिड़ गई, अमेरिका रशिया की जंगें होने लगी। इसी तरह से हिटलर एक कहानी लेकर आया, उसने उस कहानी को बेचना शुरू किया, नेशनलिज्म। उसने कहा जर्मन कौम, जर्मनी दुनिया का नक्शा बदलेगी, जर्मनी दुनिया का नक्शा बदलेगी। और जितने जर्मन थे पूरे यूरोप के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं, वाकई जर्मन कौम कोई बड़ी तोप नाम की चीज़ है, कोई चीज़ तो है जर्मन कौम में। वो कहता है कि एक स्टोरी सुनाओ, ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसपे लोग यकीन करें। लोगों ने स्टोरीज पे यकीन कर करके क्या क्या नहीं किया। ये स्टोरीज नहीं थी हमारे भाई बंधुओं के पास, ये थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इंसानों ने कॉपरेशन ही तब शुरू की जब उनको स्टोरीज मिली हैं सर, इस तरह की। अब सारी कहानी आती जाएगी। आज से 70,000 साल पहले ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता है। इंसान जो है वो स्टोरीज क्रिएट करना शुरू करता है, मिथ्स क्रिएट करना शुरू करता है, लेजेंड्स। ये सारे लफ्ज़ एक ही चीज़ है। एक्चुअली में जितने भी लोग कॉपरेट करते हैं वो उस कहानी को सच्चा समझ के ही करते हैं। इसे बोलते हैं इमेजिन्ड रियलिटी। एक रियलिटी है, मिसाल के तौर पे आप हैं, ये जो बॉडी नजर आ रही है ना, दैट इज रियलिटी, मगर एक चीज़ हमने इमेजिन की हुई है। कैन यू प्रूव इट? अच्छा, मुझे आप कहेंगे सर मैं NIC ला के दिखाऊंगा। NIC क्या है? NIC इज ऑल्सो स्टोरी। किसी जानवर के पास NIC नहीं होता। वो NIC सारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको अपनी जो इमेजिन रियलिटी वो ऐसे पेश की जाती है कि आप कहते हो कि हाँ यही हकीकत है असल। तो मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूँ, आपके सारे होश फाख्ता कर दूंगा। सुने, आपको पता है दुनिया के अंदर पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बैंकों के अंदर जो दुनिया में पैसा है, बैंक्स में जो पैसा है वो है $60 ट्रिलियन। बैंक्स में हमारे पैसा कितना है? $60 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन डॉलर। और जो प्रिंटेड मनी है, जो पैसा प्रिंट हुआ हुआ है, वो टोटल $6 ट्रिलियन का है। मतलब जो कागज़ है दुनिया में वो कितने हैं? $6 ट्रिलियन डॉलर्स में। लेकिन बैंक में कितना है? 60। तो मुझे बताएं ये $54 ट्रिलियन हैं किधर? प्रिंट भी नहीं हुए हुए, सिर्फ किधर है? बैंक में, सिर्फ नंबर्स में है, वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर है वो पैसे। स्टोरी है, हर कोई बेच रहा है जी। सेकंड पार्ट पे हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वी आर स्किपिंग फॉर। सारी जितनी बातें की हैं ऑल आर इन द बुक। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। फास्ट फॉरवर्ड सर 60,000 साल गुजार दिए इंसान ने कहानियाँ बनाते हुए, क्रिएटिंग स्टोरीज एंड 60,000 साल के अंदर हमने बड़ा कॉपरेट किया। एंड कॉपरेट करके क्या किया हमने कि हम लोग जो है, सुनिएगा, पहले हम लोग रहते थे इन द बैंड्स, मतलब 100 लोग, 150 लोग या 50 लोग या 10 लोग मैक्सिमम, ये लोग साथ रहते थे, बस इतने लोग। इससे ज़्यादा तादाद में लोग साथ, क्योंकि साथ कैसे रहें, कैसे कॉपरेट करें? कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी क्या मिली? स्टोरी ये मिली, हम लोग जो है साथ रहेंगे तो हम लोगों को कोई नहीं मार सकेगा। इमेजिन करवाया उन्हें, पावर इमेजिन करवाई। तो वो पावर इमेजिन करके उन्होंने क्या किया? दे मेड द बॉन्ड, बॉन्ड बना लिया। अभी अच्छा करते क्या थे? उन्होंने कहा कि देखो हम भूख से मरते हैं, हमें जो है वो बड़े जानवर खा जाते हैं। एक काम करते हैं, साथ में रहते हैं, शिकार करना भी आसान होगा, खाना ढूंढना भी आसान होगा और पकाना भी आसान होगा। अच्छा, पकाने की मैं आपको बता चुका हूँ, आग हमने 3 लाख साल पहले ही हमारे भाइयों ने जो बनाई थी उन्होंने सीख लिया आग। अच्छा, हम में और जानवरों में फिर एक ये फ़र्क भी है। अच्छा, लेकिन ये सारे ह्यूमंस जितने हमारे भाई थे सब आग का इस्तेमाल करके पका के खाते थे। हम लोग पका के खाना तो सीखे थे, जानवर ये नहीं करते थे। हम पका के इसलिए खाते थे, एक्चुअली पकाना नहीं था, उसको ऐसे करते थे कि हम चबा सके उसे। इट्स वेरी टफ टू च्यू। कोई भी चीज़ अगर आप वैसे चबाते तो बड़ा मसला है। इसलिए आप देखें हमारे पहले बड़े सख्त दांत होते थे। हमारे साथ जितने भाई भी है ना, उन सबके बड़े दांत नुकीले और पॉइंटेड होते थे, क्योंकि उन्हें कच्चा गोश्त खाना पड़ता था। मगर एवोल्यूशन से क्या हुआ कि हम लोगों ने पक्का गोश्त खा के फिर हमारे ऐसे दांत इवॉल्व हुए कि आज आप देखें कि हमारे दांत जो हैं वो शेर की तरह या कुत्ते की तरह गोश्त नहीं खा सकते। मगर हम लोग थे क्या? हम लोग थे फॉरेजर। ये है फॉरेजर्स, या इसे हंटर गैदरर कह लें आप। हंटर गैदरर आसान लफ्ज़ है कि जो शिकार करके खाना खाते हो, जो अपना खाना ढूंढ के खाते हो। फॉरेजर्स अच्छा लफ्ज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग। फॉरेजर्स कौन थे? हम लोग थे। 70,000 साल पहले हम लोगों ने एक कहानी बेचना शुरू की कि आओ मिलके डैम बनाएं। ये भी क्या है? कहानी है ना। इसकी काउंटर कहानी पता है आपको? एक कहते हैं आओ डैम बनाएं, दूसरे बोलते हैं डैम बनेगा तो हम आग लगा देंगे। दोनों कहानी बेच रहे हैं ना, बताऊँगा। तो हमने कहानियाँ बेच के लोगों को जोड़ लिया। आओ मिलकर डैम बनाएं, आओ मिलकर रहते हैं, आओ मिलकर शिकार करते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो है ना 100, 150, 200, 250 लोग मिलकर रहने लगे। उसमें वो शिकार भी करते थे, खाते पीते भी थे। एंड अगर अच्छा किस तरह से होता था आपको मैं बताता हूँ। जो चीज़ें नेचुरली उगती थी, अब समझिएगा, जो चीज़ें नेचुरली उगती थी हम उसमें से ढूंढते थे अपने लिए रिस्क। क्या मिल जाता था हमें रिस्क में? चावल मिले, ठीक है, हमने चावल खा लिए कच्चे, ठीक है, या पका के खा लिए। और क्या मिला?
फ्रूट्स मिले, किसी दिन सिर्फ फ्रूट्स खाए हमने खाने में, किसी दिन जो है वो हमने ज़मीन में से हमें आलू मिले, हमने वो खाए, किसी दिन एक खरगोश पकड़ा, खरगोश खाया, किसी दिन कुछ नहीं मिला, सांप पकड़ा, खा लिया, किसी दिन जो है और कोई जानवर, भेड़िया पकड़ा, फिश पकड़ा, खा लिया, किसी दिन बकरा मिलेगा, किसी दिन हिरन मिलेगी, किसी दिन कोई परिंदा पकड़ के खाओगे। मैं आपको बताऊं कि फॉरेजर्स के बारे में हरारी लिखता है कि वो जो है उनका 100 दिन तक मेन्यू रिपीट नहीं होता था, क्योंकि दे आर कॉन्टिन्यूसली हंटिंग। क्या वो कोई स्टोर कर सकते थे कि यार आज तो जो है ना ये स्टोर कर, कितने दिन, मैक्सिमम कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते थे? 1-2 दिन। स्टोरेज का कोई तरीका नहीं था, स्टोर नहीं कर सकते थे। हम हंटर गैदरर्स थे, फॉरेजर्स थे। इंसानों के क्या घर होंगे उस टाइम? घर ही नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? 70,000 साल से लेकर जो है 60,000 साल तक, मतलब आज से 10,000 साल पहले तक जो है इंसानों ने घर नहीं बनाए। ह्यूमन्स नेवर मेड होम। क्यों? तो घर क्यों बनाए भाई? क्योंकि खुराक की तलाश में वो घूमते फिरते रहते थे। इंसान था हंटर गैदरर, खाने की रिस्क की तलाश में निकला हुआ। सो बुनियादी तौर पे इस भटकने के चक्कर में हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। इंसान हर चीज़ खाता था, प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब पूरे थे उसके। अच्छा, इंसानों में एक मसला ये था कि हंटर गैदरर्स के साथ ये मसला था कि वो लोग वीक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे? वो उसे भूखा मरने देते थे, उसे पीछे छोड़ देते थे। ऐसा नहीं कि वो जुल्म चाहते थे, उन्हें पता है कि आप सर्वाइव ये कर ही नहीं सकता। तो ये एक जुल्म था उनके साथ, क्योंकि वीक था, जो बूढ़ा हो जाए। इसी तरह से जो है वो एक मसला ये भी था कि खुराक, प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से जो बच्चे होते थे, जो छोटे बच्चे होते थे, वो मर जाते थे। उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिली उन दिनों, क्योंकि अब इंसान ढूंढ रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो स्ट्रगल में निकला। मगर ह्यूमन जो था वॉज वेरी मच enjoying the life as other animals are doing। फिर आज से 10,000 साल पहले आता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ नहीं पढ़ना ना अगर इस किताब के अंदर, तो ये पेज नंबर 87 से लेकर 149 तक, ये मैक्सिमम 60-70 पेज बन रहे हैं, ये चैप्टर पूरा पढ़े, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। आपको लग पता जाएगा कि जो है ना दुनिया बनी कैसे है जिसमें हम रह रहे हैं। ये इंसान जो है ना, वो खाना बदोश इंसान, जंगली इंसान जो दर बदर भटकता था, ये इतना अच्छा हो कैसा कि आज एसी में बैठ के लेक्चर सुन रहा है। बुनियादी तौर पे ये ऐसा हुआ 10,000 साल पहले, आज से एग्जैक्टली 10,000 साल पहले इंसान ने जो है, पता नहीं किसको आइडिया आया, किसी को आइडिया आया, हम जो है वो जगह जगह जो है, एक्चुअली में आइडिया भी कैसे आया कि वो क्या करता था, उसने बहुत सारे दाने जमा किए हुए थे, ईंट के दाने, समझिएगा। अब वो गंदम के दाने जमा वो खाने के लिए, अब वो हुआ गया कि वो गंदम के दाने किसी ज़मीन पर गिर गए, उधर बारिश हुई, उधर वो गंदम, इंसान को क्या मिली? अच्छा, नॉलेज इंसान के पास शुरू से, सिर्फ इंसान और जानवरों के क्या क्या नॉलेज थी। उसे ये पता था कि शिकार कैसे करना है। आज के इंसान को आता है? आप में से किसी को शिकार करना आता है? नहीं, उनको आता था। उनको ये पता था कौन सी चीज़ खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते, कौन सी चीज़ जहरीली है, कौन सी चीज़ जहरीली नहीं है। दे नो वेरी मच, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता थी हंटर गैदरर्स को, हमें नहीं पता था। एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें जैसे ये बात पता चली कि अगर ज़मीन पे बीज गिरे और उस पर पानी डाला जाए तो उस ज़मीन पे बीज से जो है फसल उगाती है, और फिर वहाँ से और, तो उन्होंने कहा भाई किसी को एक को आइडिया है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, हम खाने को तलाश करते हैं, क्यों ना खाना उगा लें। हम मुर्गियों को तलाश करते हैं, क्यों ना हम मुर्गियां पाल लें। हम बकरियों को तलाश करते हैं, क्यों ना हम बकरियां, ऐसे एक बीज गिरता है तो फिर उसमें से पूरा दरख्त निकल आता है, वैसे ही 2 बकरियां, एक बकरा और एक बकरी अगर हम पाल लें और थोड़ा सब्र का मुजाहरा रखें तो आने वाले 10 सालों के अंदर जो है आपके पास कोई 100-150 बकरे होंगे। तो ये जो फॉरेजर था, जो खाना बदोश आदमी था, जो खाना ढूंढता था, उसने खाना पैदा करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? चीज़ों को ढूंढने की जगह पैदा करना एक जगह पर। अच्छा, अब समझिएगा, ये इसके लिए 2 तरह, एक होता है नेचुरल प्रोडक्शन, एक हो रही थी कुदरती किसी चीज़ की प्रोडक्शन। नेचुरल, अब एक मुर्गी है, वो जंगल में घूम रही है, नेचुरली वो पैदा हुई और नेचुरली वो घूम रही है, 4-5 साल हो गए वो जिंदा है, वो नेचुरल मुर्गी, हमने उसको पकड़ लिया और हमने खा लिया। यही कुदरत का उसूल है, हर जानवर दूसरे जानवर को खाता है, हम भी ऐसा ही करते थे, इसलिए वो सारा सिस्टम ठीक था। लेकिन अब हमें एक नया आइडिया आया, हमें नया आइडिया ये आया कि क्यों ना हम उस मुर्गी को पकड़ें और एक मुर्गी को भी पकड़ें, फिर और मुर्गियों को पकड़ते पकड़ते क्यों ना इसकी नेचुरल प्रोडक्शन की जगह जो है हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करने लग जाएं। और हमने क्या किया? हमने फार्म बना दिया फूड का, और इसीलिए हम फॉरेजर से क्या बन गए? किसान बन गए। मछलियों का फार्म, मुर्गियों का फार्म, बकरियों का फार्म, ठीक है, पिग्स का फार्म, ठीक है। फिर ज़मीन के ऊपर भी हमने क्या किया? वीट उगा दी, सारे दरख्त वरख्त काटे। अब सोचें, वहाँ पे जंगली बूटे थे, पता नहीं कितनी 1000 तरह की स्पीशीज़ थी ज़मीन पर, दरख्त थे, पता नहीं क्या, हमने सबको आग लगा दी, जल गया सब। फिर उसको साफ़ किया ज़मीन को,
हमने कहा अब यहाँ पे क्या उगाएंगे, वीट उगाएंगे। उन्होंने कहा वीट सही है, तो सारा वीट उगाई। अब सर सब्जी भी उनके पास फार्म होने लगी और जानवर भी उनके पास। इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब। जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे ना, हम लोग आर्टिफिशियली चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगे, इनकलाब आ गया। आप कहेंगे सर ये क्या इनकलाब है, इसमें बड़ी बात क्या है? अब बड़ी बात सुनिएगा, अब आप समझिएगा कि इस छोटी सी चीज़ से कितना बड़ा इनकलाब आ गया दुनिया के अंदर। इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड ही बदल गया। अब आप मुझे बताइएगा कि वो इंसान जो एक जगह टिकता ही नहीं था, मैंने कहा कभी इनके दर कभी उनके दर, इधर उधर घुमा करता था, अब जैसे ही उसने एक ज़मीन पे काश्त कर दी, अब क्या वो घूम सकता है इधर से उधर? अब क्या करना है उसे? ज़मीन का इंतज़ार करना है। अगर जो है वो गंदम काश्त की जाए तो कितना वक्त लगता है उसकी फसल उतरने में? 60 से 90 डेज़ लगते हैं, ठीक है। मतलब हम मैक्सिमम लगा लें कि वो 3-4 महीने लगेंगे आपके। 3 महीने आप एक जगह स्टिक करके रहोगे। जब आपने ज़मीन की काश्त की, पहली बात ये कि अब आप दूसरे सारे प्लांट्स को साफ़ करोगे, वहाँ से हटाओगे, पहले ज़मीन खाली करोगे। नंबर 2, अब उसे पानी दोगे। कितना इंसान आज़ाद था कि वो घूमा फिरा करता था, अब उसे क्या करना है? अब बैठ के जो है वो ज़मीन को पानी दे रहे हैं। पहले इंसान जो है वो खुराक अपनी ढूंढता था, किसी भी पकड़ा खा लिया। अब वो क्या है, अब खिदमत में लग गया। किसकी? ज़मीन की भी नहीं, एक नस्ल की, गंदम। अब गंदम की खिदमत हो रही है, गंदम को इज़्ज़त से लगाया जा रहा है, उस पर मेहनत की जा रही है, अब उसे पानी ला के दिया जा रहा है, कभी रिवर का रास्ता बनाया जा रहा है। अब सोचें इंसान ने अपना, उसके अलावा अब उसकी हिफाजत के लिए, अब उसका इंतज़ार के लिए जो है उसने क्या किया, उसके उसी ज़मीन के करीब उसे परमानेंट सेटलमेंट करनी पड़ी, अपनी घर बनाना पड़ा। लेकिन एक मज़ेदार काम यह हुआ कि अब आप देखें, पहले वो जो है परेशान घुमा फिरता करता था कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, अब जो है वो घर में उसकी फसल तैयार हो रही है। अब जैसे इंसान रिलैक्स हुआ ना, अब आप समझिएगा, जब हमने घर बनाना शुरू किया, जब हमने ज़मीन, इससे बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई। प्रॉपर्टी इन्वेंट हो गई दुनिया में। प्रॉपर्टी का पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरी दुनिया खाली है, घूम रहे हैं, जो भी कुछ, किसको भी पकड़ा खा लिया। किसी भी दरख्त से जो है कोई भी चीज़ निकाली, कुछ भी नहीं मिला तो दरख्त की जड़ें खा ली। इंसान भूखा नहीं मरा है, हाँ बीमारी में मरे, कमज़ोरी में मरे कि शिकार नहीं कर सके, खाना नहीं ढूंढ सके, मर गए, लेकिन भूख से नहीं मरा अगर उसने मेहनत की। हरारी कहता है कि इंसान जो ना टोटल, आपको पता है जो हमारे फॉरेजर्स थे वगैरह दिन के 4 घंटे काम करते थे। फार्मर्स कितने घंटे काम करते हैं? फार्मर्स को जो है कम से कम 8 घंटे दिन के काम करना पड़ता था। उस 8 घंटे इंसान ने क्या किया, अपनी सहूलत के लिए, कुछ मुश्किल तो थी खाना ढूंढना, वो 4 घंटे की मुश्किल तो थी, लेकिन हमने अपनी सहूलत के लिए अपने आप को क्या कर लिया, कैद कर लिया। अब वो इंसान सोचो कहाँ कहाँ जाता था, पहाड़ों में ढूंढता था चीज़ें, अब वो एक ही ज़मीन पे स्टिक हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात सर, इंसान की मज़ेदार बात है, इंसान जैसे ही रिलैक्स होता है, और मैं जैसे ही रिलैक्स होते हैं, हमारे पास फूड सरप्लस में आता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। पहले इंसान इतने बच्चे पैदा नहीं करता था। सेपियंस की पॉपुलेशन दुनिया में बहुत कम हुआ करती थी, बिकॉज दे कुड नॉट कैरी दैट मच, वो पाल नहीं पाते थे, इसलिए बहुत कम बच्चे पैदा करते थे। लेकिन फिर जैसे इंसान रिलैक्स हुआ ना, उसने कहा ठीक है अब तो बहुत अनाज है, बच्चे पैदा किए। अब आप समझिएगा, जब बच्चे पैदा हो गए, अनाज कम हो गया। इंसान ने क्या सोचा, अब सोचा आप अगर उस दौर में तो क्या करते, अनाज और ज़मीन को आग लगाते, जंगल ख़त्म करते और वीट उगाते। समझिएगा, और वीट उगाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, और मेहनत। तो वो इंसान जो 8 घंटे काम करता था, अब 10 घंटे काम कर रहे हैं। इंसान अपने आप को बाउंड करता है, उसके लिए और पानी लाएंगे आप, उसके लिए और इंतजार करेंगे। अब सिर्फ यहाँ तक नहीं, अब उसकी प्रोटेक्शन, अब इस ज़मीन की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे आप? आपसे ताकतवर लोग आके जो है जैसे ही फसल उतरने वाली होगी, वो आपको मार के सारे खानदान को वो सारी फसल ले जाएंगे। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब आपने क्या किया, उनको बताऊँ। फिर हमने पैक्टम यूनियन किया, पैक्टम सब्जेक्शन। हमने कहा कि बादशाह होना चाहिए, बादशाह भी होनी चाहिए, आर्मी भी होनी चाहिए, वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी प्रॉपर्टी को, इसको करेगा। फार्म्स लगाए बड़े बड़े उसने। इंसान के पास जो फॉर्म्स थे, उन फॉर्म्स के अंदर जो उसके जानवर थे, अब उसकी भी प्रोटेक्शन करनी थी। बेसिकली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से इंसान खुशहाल तो हुआ, लेकिन उसने 2 काम किए। एक, अपनी ज़िंदगी और मुश्किल कर ली, और दूसरा, उसने वो जो नेचुरल साइकिल था दुनिया का, उसे तोड़ दिया। आज इस वक्त मैं आपको बताऊं ना कि आप रिसर्च करें कि दुनिया की ज़मीन है, उस टोटल ज़मीन, उसके ऊपर 5% ज़मीन के ऊपर, 5% ज़मीन के ऊपर सिर्फ वीट कास्ट हुई हुई है। एक चीज़ कॉमन है, आप इंडिया से लेकर अमेरिका तक गाड़ी पे चले जाएं, आपको जो है रास्ते के अंदर फसल किस चीज़ की नज़र आएगी, वीट। तो वीट को पहले क्या दुनिया में इतनी वीट थी नहीं थी। पहले उस ज़मीन पे क्या था, पेड़ पौधे, दूसरे 1000 किस्म के स्पीशीज़ थे, हमने उन सबको ख़त्म किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, वीट। दुनिया में वीट भी बढ़ती जा रही है, दुनिया की पॉपुलेशन भी, और इंसान और ज़्यादा मेहनत करता जा रहा है। नहीं, मैं आपको लगता है ना कि हम फैसिलिटीज़ ला के अपनी ज़िंदगी आसान करें, नहीं। आप जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से फैसिलिटी आई, लेकिन आप उतना ज़्यादा उसके गुलाम बन गए एग्रीकल्चर के। इस तरह से आप देखें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो फिर बाद में आती है, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। हाँ, ज़िंदगी आसान किया। उस टेक्नोलॉजी के लिए आप काम कितना करते हो? कभी देखो तो सही कि जो मेहनत कर रहा है वो कितनी मेहनत कर रहा है। 8-8 घंटे। हमारा वर्क आवर क्या है आजकल, 9 to 5। कितने घंटे बनते हैं 9 to 5?
8 घंटे एक मिनिमम ये वर्क आवर्स हैं लोगों के, ये दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड है। हम कहते हैं ह्यूमन राइट है 9 to 5। फॉरेजर्स 2 घंटे 3 घंटे काम करते थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का अब देखें, उन्हें जो है अपना घर बनाना पड़ा, ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए घर बनाना पड़ा, फिर घर और ज़मीन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बादशाह बनाना पड़ा, फिर बादशाह को टैक्स देना पड़ा। अब आप बादशाह को भी टैक्स दे रहे हो, अपने बच्चों को भी पाल रहे हो। हरारी कहता है इंसान तो तंग आ गया इससे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से खुद तंग आ गया। उनका बस अब लानत भेजो सारी चीज़ों पे, फिर वापस हम उसी दौर में जाए। तो दुनिया ने से कहा हेलो, इन बच्चों का क्या होगा? अब आबादी बढ़ चुकी है, अब ये आबादी लड़ेगी खाने के लिए। क्या तरीक़ेकार है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग करो, और हम फार्म करते गए। इस तरह से जो है हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर क्रिएट किया। कि दुनिया 13.5 अरब साल पहले बनी, जो हमारे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 17,000 साल पहले आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 10,000 साल पहले आया। सिर्फ हरारी नहीं जिसने बात की है, ये थ्योरीज दूसरों ने दी हैं, इसने सिर्फ उनकी थ्योरीज को जमा किया एक जगह। इंसान की वो ज़ीरो से लेके बनने से लेकर इवॉल्व होने से लेकर अब तक मॉडर्न डे तक जितनी थ्योरीज इंसान के बारे में आई हैं, उससे सबको कलेक्ट करके एक अपना ओपिनियन दिया। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी ख़त्म कर दूँ? मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 10,000 साल से पहले इंसान ने कभी कोई एग्रीकल्चर फॉर्म नहीं किया था, कभी मुल्क नहीं बनाए थे, कभी साथ में मिलके नहीं। अब आपको मैं बताऊँ, हमें एक बड़ी स्टोरी मिल गई, हमें एक स्टोरी पे और एक नेचुरल रीज़न मिल गया। उस एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है ना वो यूनाइटेड होना पड़ा। और यूनाइटेड होने के लिए मसला ये था कि कोई बड़ी स्टोरी नहीं थी कि भाई अपने बच्चों को पालने के लिए ज्वाइन करो। तो वो कहेगा भाई अपने बच्चों को पालना है तो मैं किसी और के साथ क्यों मिलूँ? सो उन लोगों ने फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज़ बनाई। उन्होंने कहा मज़हब, उन्होंने कहा नेशनलिज्म, उन्होंने कहा कि खुदा, उन्होंने कहा कि जो है फ़लाना खुदा जो है वो नाराज़ हो जाएगा। और हुआ भी इस तरह से। मैं आपको मिसाल दूँ, एक्चुअली में ना हुआ ये कि लोगों ने मौका देखा, एकदम से कोई कहत पड़ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान हंटर गैदरर था तो उसका कहत में मरने का कोई चांस ही नहीं था। देयर वाज ज़ीरो चांस कि इंसान भूखमरी में मर जाए, क्योंकि देखें बारिशें हों ना हों इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेगा, है या नहीं है सर? जब इंसान फॉरेजर था, हमने अपनी क्या की, हमने स्टिक कर ली। आप और मैं जो है, मैं आपको बताऊं, आज जो है दुनिया से अगर वीट शॉर्टेज हो जाए, आप और मैं भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ और खाएंगे नहीं। हम आपके हलक से नहीं उतरेगा कुछ भी नीचे। वी हैव अ सिलेक्टेड मेन्यू। दुनिया का ऐसे मुर्गी खत्म हो गया ऐसे, अगर दुनिया से वीट शॉर्ट हो जाए। चावल और वीट का शॉर्ट होना कितनी देर की बात है सर? 1 साल। एक प्रॉपर बारिश पड़े, सोचे जलजला आ जाए, सोचे बारिश ना हो 6-7 साल। अब जब ये सारी चीज़ें हुई ना, जब बारिश ज़्यादा पड़ी, जब बारिश नहीं पड़ी, जब जलजले आए या और कोई खुदा की तरफ से आफत आई, अब आप समझिएगा लोगों ने अब स्टोरी बनाना शुरू की। दुनिया में पहले मोनोथीज़म आया। उन्होंने कहा कि किसी बंदे ने इमेजिन किया, उसने कहा कि यार ये जो अब पिछले कोई देखो, हर दफ़ा तुम्हारा बाप 100 साल ज़िंदा रहा, सारी ज़िंदगी कभी कहत नहीं पड़ा, हर साल बारिश होती थी, अभी क्यों नहीं आई? पता है तुम्हें? हमारे गुनाहों की वजह से। तुमने ये जो काम किया ना, इसकी वजह से कौन नाराज़ हो गया? गंदुम का खुदा नाराज़ हो गया। मोनोथीज़म से पहले जो है वो पॉलीथीज़म आया। बहुत सारे खुदा, गंदुम का खुदा नाराज़ हो गया। ये बात फैलती। अब जिससे पूछो क्या इस साल कहत क्यों पड़ा, उनका खुदा नाराज़ हो गया, खुदा नाराज़ हो गया। अब कैसे मनाएंगे खुदा को? अब एक और चीज़ इमेजिन किया, कैसे मनाएंगे खुदा को? तो किसी ने कहा कि एक 21-22 साल की लड़की की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और उस लड़की का भी ये फीचर्स होने चाहिए, रंग इस तरह का हो, इतने बाल हो, इतना कद हो, ये सारी जो, जब इस तरह की कुर्बानी दोगे तो खुदा राज़ी हो जाएगा। लोगों ने अच्छा, लोगों ने कुर्बानी दी और खुदा भी राज़ी हो गया। अब आप कहेंगे खुदा कैसे राज़ी हो गया सर? आपको पता है बारिश तो होनी है, साइंस उसको एक्सप्लेन करती है। आज साइंस कहती है कि कभी बारिश नहीं होगी तो कभी ज़्यादा भी होगी। सो बुनियादी तौर पे ये जो दुनिया के अंदर चेंजेस आ रही थी, लोगों ने कहा कि खुदा कैसे, अब लोगों का यकीन पक्का हो गया। अब उस बंदे ने जैसे जैसे वो स्टोरी को मैनिपुलेट करता गया, लोग मानते गए और 100 तरह की चीज़ें, तो वो स्टोरी बिल्ड होती गई। अब मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बता रहा हूँ। इंसान ने जो है ना, अब क्या था कि जब उसने फार्मिंग करना शुरू की, एक फार्मर के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे हिसाब किताब बहुत रखना पड़ता था। अब मेमोरी पे ओवरलोड पड़ गया। जब मेमोरी ओवरलोड हमारा पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप समझिएगा, इंसान ने जब गंदम काश्त की तो अब उसे पता था कि भाई इतनी जगह पे काश्त की है, इतना किलो उतरा है। फिर मुर्गियाँ गिनने में उसे मसला होता था। फिर क्या हुआ, एक बंदे ने उससे मुर्गी खरीदी या मुर्गी खरीद के दूसरी चीज़ें, पहले बार्टर सिस्टम था, तो अब जो है ना बड़ा हिसाब रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि 2 मुर्गियाँ इसको, 2 अंडे इसको, 3 चीज़ें इसको, 4 चीज़ें इसको। आहिस्ता क्या हुआ कि वो भूल गया। अगर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप लोग अगर किसी को उधार कर्ज दें या किसी से खरीदो फरोख्त करें, लिख लिया करें। और सोचे जब इंसान को लिखना ही नहीं आता था, अच्छा मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, इंसान को लिखना नहीं आता था, पत्थरों पे भी नहीं लिखता था, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंसान को जब ज़रूरत पड़ी है तब उसने लिखना सीखा है, और उसे बोलते हैं
कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, दुनिया में जो राइटिंग इन्वेंट हुई है, लिखना इन्वेंट हुआ है, वो पता है वो इस मजबूरी से हुई थी। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दुनिया में पहले लफ्ज़ क्या लिखे गए थे। तहकीक बताती है कि दुनिया के अंदर जो पहले लफ्ज़ हमें जो पुराने सबसे लफ्ज़ लिखे हुए वर्ड्स मिले वो ये मिले 29,086 मयर्स बार्ले 37th मंथ कुशम, KUSHIM, कुशम। इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ मिला, ये सुमेरियन लैंग्वेज में मिला है, समुराई ज़बान में। और आपको पता है कितना पुराना टेक्स्ट है? 2500 BC में लिखा हुआ मिला है। 2500 BC, इसका मतलब किस लोगों को पता है? आज से 4,500 से 5,000 साल पहले जो दुनिया की पहली हमें राइटिंग मिली है वो 5,000 साल पहले मिली। इंसान ने 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है और आज से 5,000 साल पहले हमने पहली लाइन दुनिया में लिखी, और वो भी क्या थी? एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब 29,086 किलो बार्ले जो है प्रोड्यूस हुआ कितने महीनों में? 37 मंथ्स के अंदर। और नीचे जो है ये बंदा है कुशम, अब पता नहीं ये सरकारी ऑफिसर है या कौन बंदा है, इसने साइन किया हुआ है कुशम, अपना नाम लिखा। दुनिया के अंदर कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो पहला नाम रिटन नाम है वो भी ये कुशम। फोटो पड़ी है इसमें, आप बुक के अंदर वो फोटो देखिएगा, वो सुमेरियन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। बताऊँ जैसे बार्ले ना, आप कहेंगे वो बार्ले उसने कैसे लिखा? उसने बार्ले लिखा नहीं था। अच्छा, पहली पिक्टोरियल लैंग्वेज होती थी, उसने ऐसे 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 किया था, ठीक है ना? तो ये जो है ना, उससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया ये क्या है? बार्ले है। पेज नंबर 139 ये यहाँ पे बना हुआ है, 139। मतलब इंसान लिखना सीख गया ना। मतलब लिखना कब शुरू किया हमने? 5,000 साल पहले वी ह्यूमंस स्टार्टेड राइटिंग। सो ये सारी जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री है। जब इंसान ने लिखना शुरू किया, एक दफ़ा वो 5,000 साल पहले लिखना शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है 500-600 साल के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज ऐसी सीखी कि फिर हमें कोड ऑफ हम्मुराबी मिलता है। अगर आप उसको जाके देखें, उसके अंदर प्रॉपर लॉज लिखे हुए हैं, 282 लॉज पिक्टोरियल लैंग्वेज के अंदर, वो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। इतनी पुरानी लैंग्वेज, वो पत्थर के ऊपर लिखाई थी, और ये भी पत्थर के ऊपर हमें लिखाई मिली। सो बुनियादी तौर पे हमें हिस्ट्री ये बताती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तारीख़ में नहीं है। जैसे कि तारीख़ में कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। कोड ऑफ हम्मुराबी में हमें जितने लॉज मिले वो सारे लॉज इस तरह के थे कि ग़ुलाम के लिए अलग कानून, बादशाह के लिए अलग कानून, ठीक है, और गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, कोड ऑफ हम्मुराबी में मिले। जबकि आज के वक्त में बड़ी अच्छी वो कंपैरिजन ड्रॉ करता है कोड ऑफ हम्मुराबी और जो है वो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। और आपको मैं बताऊं तो दोनों की डेट एक है, ठीक है। वो 1770 BC में होता है, ये 1770 AD में होता है। कोई 3-4 हज़ार साल का डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। एक्चुअल में इंसाफ है क्या? इमेजिनेशन, जस्टिस भी तो हमने इमेजिन किया हुआ है। आज के वक्त में इंसाफ, हम बोलते हैं कि इंसाफ हो गया, उसके वक्त में इंसाफ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चलती हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद ये बहुत सारी रेवोल्यूशंस आते, फिर मुल्क बनते हैं, एंड मुल्क सारे आपको इसी दौर में मिलते हैं। वो मेसोपोटामिया के अंदर मुल्क बनते हैं, चाइना के अंदर मुल्क बनते हैं, इंडिया में मुल्क बनते हैं। इसी एग्रीकल्चर को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बादशाह बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस हम जो है वाइंड अप करते हुए ये बात बताएंगे कि इस किताब के अंदर मेन थीसिस ये है कि बुनियादी तौर पे दुनिया को जो है वो तरक्की करने के लिए, जितनी हमने तरक्की की है ना, वो यूनिफिकेशन से की है। जैसे जैसे हम यूनाइट होते गए, जैसे जैसे यूनाइट होते गए, वैसे वैसे बड़े बड़े काम हमने किए। आज आप देखेंगे जितने बड़े हम काम कर रहे हैं ना, वो सारे मिलजुल के ही कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग यूनाइट हुए हैं, तो ज़्यादा लोग यूनाइट 3 वजह से हुए हैं। तो 3 स्टोरीज ऐसी हैं जो ज़्यादा बिक गई हैं दुनिया के अंदर। देयर आर 3 स्टोरीज विच, पहली स्टोरी जो ये कहता है जो सबसे ज़्यादा बिकी वो थी पैसा। पैसा ऐसी चीज़ है जिसे सब मानते हैं, सब के सब मानते हैं, पैसे की वैल्यू सब मानते हैं ना। हालांकि वो भी एक स्टोरी है। कोई भी बंदा, आप यहाँ से जाते हैं अमेरिका, तो आपको अमेरिकन एक दुकानदार जो है वो आपको इज्जत पता है क्यों देता है? आपकी सुनता क्यों है? आपकी लैंग्वेज समझ ना आए तो गूगल ट्रांसलेटर खोलता है, फिर आपसे कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। इसलिए करता है कि आपकी जेब का जो डॉलर है वो निकाले। दूसरी चीज़ रिलीजन, मज़हब एक ऐसी स्टोरी है जिस पे हम आके सारे पैक्ट कर लेते हैं। मज़हब ने लोगों को जोड़ा। क्रिश्चियनिटी 3 बिलियन लोग, इस्लाम 2.5 अरब लोग, इसी तरह से और मज़ाहिब ने भी हमें जोड़ दिया। जो तीसरी चीज़ है वो है एम्पायर्स, सल्तनतें। जो बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतें बनाई,
और सल्तनतें भी एक स्टोरी के ऊपर चलती थी, किसी ने किस बुनियाद, नेशनलिज्म जैसे बोलते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने बड़ी बड़ी यूनियंस की। आज के वक्त में भी एक बहुत बड़ी यूनियन दुनिया में चल रही है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आज के वक्त में हम बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी कुछ नहीं होता, इंडियन कुछ नहीं होता, लेट्स ग्लोबलाइज, एक ग्लोबल करेंसी कर देते हैं। डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी ना, ग्लोबल करेंसी हो, सारे एक दूसरे से सेल परचेस करें, जो आजकल कर भी रहे हैं। चाइना से पाकिस्तान सामान आ रहा है, पाकिस्तान से जो है वो आम बिकने जा रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता यूनाइट होते 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 हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे, हम कहेंगे अब दुनिया को ऐसा वक्त आ गया, अब सबको मिलने की ज़रूरत है, सारे इंसान एक हो जाओ। आने वाले वक्तों में अकॉर्डिंग टू हरारी दुनिया से जो है ना ये नेशंस खत्म हो जाएंगे, मुल्क खत्म हो जाएंगे, बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे, सारे मुल्क जो है वो करीब आ जाएंगे आपस में। क्यों खत्म होंगे? क्योंकि बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, ज़रूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। जैसे यूरोप में बॉर्डर्स खत्म हो गए, यूरोपियन यूनियन ने बॉर्डर्स उड़ा दिए। उनका बड़ा मसला होता है बॉर्डर पे 2 घंटे लगे रहो, फिर हम बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए। तो सारी चीज़ें रिमूव करते करते जैसे उन्होंने यूरोप को किया है, ये एक मॉडल है, दुनिया भी इस तरह से हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी स्टोरी ज़्यादा बिकेगी? क्या ग्लोबलाइजेशन की स्टोरी ज़्यादा बिकेगी या कोई और मज़हब फिर से जिंदा होकर वो अपनी स्टोरी बेच देगा? सवाल ये कि जो स्टोरी बिक गई वही फ्यूचर होगा दुनिया का। जैसे देखिए ना, कम्युनिज्म आ रहा तो लोगों ने कहा कि अब लाल लाल लहराएगा और होश ठिकाने आएगा, पूरी दुनिया लाल हो जाएगी, कम्युनिज्म आ रहा है। लेकिन क्या हुआ? उसका एक क्लाइमैक्स निकल आया। इस्लाम भी जो है वो ग्रो कर रहा है, क्रिश्चियनिटी अपनी तरह से ग्रो कर रही है, इसी तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेट्स सी व्हाट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड।